आप सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे। तो आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मैं जुड़ रहा हूं और बाकी तो जो थ्योरी आप लोगों के साथ चल रही है वो चल ही रही है, लेकिन बीच बीच में कुछ MCQ के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ MP के चैनल के बच्चों के साथ मुझे जुड़ना पड़ता है। तो आज कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक नए टॉपिक के साथ हम लोग जुड़ेंगे और जैसा कि कहीं ना कहीं मेरे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जो मेरा टाइपिस्ट है वो भी थोड़ा सा मोटिवेटेड रहता है, तो बहुत सी चीज़ें कुल मिला के लिखता रहता है। लिखा है उसने कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो स्वाभाविक रूप से कहीं की बात उसने भी सही लिखा है कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। और इसी के साथ हम लोग जो है आज के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। 1857 के साथ यह सेशन कहीं न कहीं निश्चित रूप से मेरा शुरू हो रहा है और 1857 का जो विद्रोह है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कहीं न कहीं विद्रोह था। तो इसके ऊपर हम लोग जो है आज कहीं न कहीं चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम कहीं न कहीं निश्चित रूप से यहाँ पर थोड़ी सी बात को शुरू करें। इस सेशन का जो पहला ही क्वेश्चन है कि मंगल पांडे सिपाही था, तो स्वाभाविक रूप से मंगल पांडे जो सिपाही हैं वो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के हैं, 34वीं के हैं, 49 के हैं कि 94 के हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो स्वाभाविक रूप से आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो मंगल पांडे की अगर बात आती है तो मंगल पांडे कहीं न कहीं निश्चित रूप से ये मानकर चलिए कि इस तरीके से देखा जाए तो एक बहुत ज़बरदस्त कहीं न कहीं इस तरीके से एक सिपाही विद्रोह का व्यक्तित्व है। 29 मार्च 1857 को, ध्यान रखिएगा, 29 मार्च 1857 को कहीं न कहीं चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ, 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ सबसे पहले बिगुल बजाने का काम इस व्यक्ति ने किया है। और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि 29 मार्च 1857 को कहीं न कहीं चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ इस व्यक्ति ने कहीं न कहीं बिगुल बजाया और स्वाभाविक रूप से विद्रोह किया, मेरा कहने का मतलब है, और अपने 2 अंग्रेज अधिकारियों लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर देता है। स्वाभाविक रूप से पूछ रहा है कि किस इन्फेंट्री का है, तो 34वीं इन्फेंट्री का है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस इन्फेंट्री का यह जवान है, तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का यह जवान है, बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। तो स्वाभाविक रूप से 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का यह जवान है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगल पांडे किस कहीं की इन्फेंट्री के थे, तो 34वीं के थे। और 8 अप्रैल 1857 को, ध्यान रखिएगा, 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के द्वारा अंततः कहीं न कहीं इनको फांसी दे दी जाती है। तो मंगल पांडे को कहीं न कहीं 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के द्वारा फांसी दी जाती है। कहते हैं कि 1857 के विद्रोह का पहला शहीद अगर किसी को माना जाता है तो मंगल पांडे को माना जाता है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं आपका जो आंसर इसमें निकल कर आता है वो बी है। चलिए थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और निश्चित रूप से कहीं न कहीं यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा और देखा जाए और ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, कहीं न कहीं इसको भी समझ लिया जाए। प्रश्न पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर की खिताब दिया था। बहादुर शाह जफर की बात कर रहा है। कहीं न कहीं निश्चित रूप से आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर, यानी जो क्रांति को नेतृत्व दे रहे हैं, बहादुर शाह जफर ने इस क्रांति को नेतृत्व दिया है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और 1857 में कहीं न कहीं बहादुर शाह जफर ने जब क्रांति को नेतृत्व दिया है तो वो ये पूछना चाह रहा है कि कहीं न कहीं निश्चित रूप से इस क्रांति के दौरान साहब ए आलम बहादुर की उपाधि बहादुर शाह जफर ने किसको दिया है, तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से इसमें बख्त खां को दिया गया है। किसको दिया गया? बख्त खां को। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 1857 के विद्रोह के दौरान साहब ए आलम बहादुर की उपाधि बख्त खां को दी जा रही है। ये बिल्कुल क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसी में वो पूछ लेगा कि अजीमुल्लाह कौन थे, तो अजीमुल्लाह कहने के निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं, कानपुर में जो नाना साहब थे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया है था, तो कानपुर में क्रांति का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। तो जब नाना साहब ने किया था तो नाना साहब के सलाहकार हुआ करते थे। यानी अजीमुल्लाह कौन है, तो अजीमुल्लाह सलाहकार हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि नाना साहब कहीं न कहीं नाना साहब के सलाहकार थे।
तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नाना साहब के सलाहकार उस समय कौन थे, तो अजीमुल्लाह थे, ये भी पूछा जा सकता है। बिरजिस कादिर कौन थे, तो स्वाभाविक रूप से इन्हें अवध का नवाब बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवध का नवाब। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया जाता है। तो जब 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो उस समय के नवाब थे वाजिद अली शाह साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें 12 लाख रुपए की रिश्वत देकर, पेंशन देकर उनको कलकत्ता निर्वासित कर दिया जाता है। तो जब पेंशन देकर इनको कलकत्ता निर्वासित कर दिया जाता है, तो उनकी जो पत्नी थी, जिनका नाम था बेगम हजरत महल अपने पुत्र बिरजिस कादिर को लेकर अंततः कहीं की क्रांति का नेतृत्व करते हैं और उन्हें ही अवध का नवाब घोषित करते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो आंसर सही होगा वो बी आंसर सही होगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मतलब इसमें इस क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो इसमें कहीं कहीं बख्त खां होंगे, लेकिन बिरजिस कादिर की बात मैंने अवध के नवाब के रूप में किया है। तो इस तरीके से इसमें देखा जाए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देखा जाए तो सी आंसर है, जिसको हम बख्त खां के नाम से जानते हैं। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है। तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है? जन आक्रोश है, सैनिक असंतोष है, ईसाई मिशनरियों का प्रबंध है, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति है कि कहीं कहीं निश्चित रूप से उपयुक्त में से एक से अधिक। थोड़ा ध्यान रखिएगा, जन आक्रोश भी था, सैनिक असंतोष भी था, ईसाई मिशनरियों का प्रबंध भी था, ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां भी थीं। तो ये सभी कारणों ने मिलकर कहीं न कहीं निश्चित रूप से 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि का निर्माण किया है। अगर इसमें देखा जाए तो लोगों में जन आक्रोश भी बड़े पैमाने पर है, कहीं न कहीं सैनिक असंतोष भी बड़े पैमाने पर है, ईसाई मिशनरियों ने कहीं न कहीं निश्चित रूप से भारत में आने के पश्चात बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं न कहीं कन्वर्जन शुरू किया है। ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां भी कुल मिला के इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी उपयुक्त सभी, हम कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी कारण इंपॉर्टेंट है। तो कहीं न कहीं 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण है उसमें सभी कारण है। और मान के चलिए ये ऑप्शन नहीं होता, तब आप ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों पर निशान लगाते, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों के कारण ही कहीं ना कहीं सैनिकों में भी असंतोष है, जन आक्रोश भी है, तब हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य की नीति के ऊपर निशान लगाते। इस बात को भी हमें ध्यान रख लेना है। तो इस तरीके से कहीं कहीं तीसरे की बात हम लोगों ने कर लिया है। अगर थोड़ा सा हम लोग इस विषय को लेकर और बात करते हैं तो ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कि 1857 की क्रांति, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी। 1857 की जो क्रांति हो रही है वो सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हो रही है? लखनऊ से हो रही है कि झांसी से हो रही है कि मेरठ से हो रही है कि कानपुर से हो रही है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि वैसे तो देखा जाए तो 29 मार्च 1857 को कहीं कि मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ बिगुल बजा दिया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन वो ये पूछना चाहता है कि कहीं की क्रांति स्टार्ट कहां से हो रही है। तो हम लोग जानते हैं कि 10 मई को, थोड़ा ध्यान रखिएगा, 10 मई 1857 को इस प्रकार से मेरठ छावनी से कहीं न कहीं भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ सामूहिक रूप से आंदोलन शुरू कर दिया है। तो 10 मई 1857 मेरठ से कहीं न कहीं यह क्रांति शुरू होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शुरू है क्वेश्चन है कि मेरठ से कहीं न कहीं इस क्रांति की शुरुआत हो रही है, पहली चीज है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई इस क्रांति को नेतृत्व दे रही है। झांसी में कौन दे रही है? तो रानी लक्ष्मीबाई दे रही हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लक्ष्मीबाई दे रही हैं। लखनऊ में मैंने कहा कि बेगम हजरत महल कहीं न कहीं, क्वेश्चन सब याद रखिएगा, बेगम हजरत महल कहीं न कहीं क्रांति को नेतृत्व दे रही हैं, जिनको महक परी भी कहा जाता है। बेगम हजरत महल को क्या कहा जाता है? बेगम हजरत महल को महक परी भी कहते हैं। कहीं प्रश्न आ जाए कि 1857 की किस कुल मिला के कहीं की क्रांतिकारी महिला को महक परी कहा जाता है, तो बेगम हजरत महल को। कानपुर में कई लोगों का नाम है, जैसे धुंधु पंत की बात करते हैं, धुंधु पंत। तो ये धुंधु पंत को ही नाना साहब कहा गया। धुंधु पंत को क्या कहा गया है? नाना साहब कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से तात्या टोपे भी यहाँ पर हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तात्या टोपे साहब भी हैं, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो तात्या टोपे के साथ मैंने भी कहा उनके सलाहकार
अजीमुल्ला भी हैं, तो अजीमुल्ला साहब भी हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 1857 के विद्रोह के दौरान निश्चित रूप से बहुत से लोग क्रांति को नेतृत्व दे रहे हैं, चाहे वो धोंधू पंत के रूप में दे रहे हो, चाहे तात्या टोपे के रूप में हो, चाहे अजीमुल्ला के रूप में दे रहे हो। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि 1857 की कहने की क्रांति में बहुत से लोगों का योगदान है। लेकिन प्रश्न जो पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हो रही है, तो निश्चित रूप से मेरठ से शुरू हो रही है। कहां से हो रही है? मेरठ से। कहने का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और क्रांतिकारी जब मेरठ में 10 मई को शुरू कर देते हैं बगावत, तो वो अपने 85 जो भारतीय सैनिक हैं, जो वहां पर मेरठ छावनी में कहीं न कहीं अंग्रेजों ने जिनको बंद कर रखा था चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ, उन लोगों ने कहा था कि भाई हम चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो उन लोगों को कहीं न कहीं जेलों में बंद कर दिया गया था। तो इन लोगों ने, जो क्रांतिकारी थे, इन लोगों ने सामूहिक रूप से कहीं न कहीं निश्चित रूप से वहां संघर्ष किया है और संघर्ष करके अंततः अपने 85 भारतीय सैनिकों को मुक्त कराया और मुक्त कराने के पश्चात अंततः क्रांति की शुरुआत करते हैं। तो ये 10 मई को क्रांति मेरठ से शुरू होती है। 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं। 11 मई को कहां पहुंचते हैं? यह लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं और 12 मई को अंततः दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। यानी अंग्रेजों को वहां से मारकर भगा दिया जाता है और इस तरीके से 12 मई को इन लोगों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और 12 मई को दिल्ली पर कब्जा करने के पश्चात इस तरीके से बहादुर शाह जफर को कहीं न कहीं क्रांति का नेतृत्व सौंपा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आंसर क्या होगा? इसमें सी आंसर सही होगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। 5वें के विषय में पूछ रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना। जरा समझ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी है? कानपुर में विद्रोह होता है, नाना साहब का नेतृत्व संभालना होता है, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व होता है, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना होता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह होता है। जरा समझिएगा, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, क्योंकि 10 मई को जब मेरठ में कहीं कहीं संघर्ष हुआ, कब हुआ? 10 मई को जब मेरठ में संघर्ष हो रहा है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। तो 10 मई के पश्चात ये क्रांतिकारी लोग किधर पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। भाई सबसे पहले तो मेरठ में विद्रोह हुआ ना, तो 10 मई को जब मेरठ में विद्रोह हो रहा है तो ये क्रांतिकारी सीधे कहां पहुंच रहे हैं? दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो 11 मई को सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना होता है। यानी इसमें सबसे पहले जो घटना हो रही है वो सी वाली घटना हो रही है, क्योंकि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। यानी ये 10 मई को जो विद्रोही हैं ये सीधे दिल्ली पहुंचेंगे 11 मई को और 12 मई को कब्जा कर लेंगे। तो पहली सी जो घटना है ये सही मानी जाएगी, बाकी घटनाएं बाद की हैं। बाकी घटनाएं कब की हैं? बाद की हैं। तो इसमें सी आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी, बाज, रुमाल, 2 तलवारें। निश्चित रूप से आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1857 की क्रांति के कहीं न कहीं प्रतीक बनाए गए थे। क्यों प्रतीक बनाए गए थे? इसीलिए प्रतीक बनाए गए थे कि कहीं न कहीं इस देश में जब क्रांति सफल हो जाएगी तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से इस देश को कमल के समान खिला दिया जाएगा। यानी ये देश कमल के समान खिलेगा और सभी को रोटी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी क्रांति का जो लक्ष्य था वो भी बहुत पॉजिटिव है अगर इस प्रतीक चिन्ह को देखते हैं तो, क्योंकि उनका कहना है कि इस देश को कमल के समान खिलाया जाएगा और सभी को हाथों में रोटी मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से कहने के निश्चित रूप से इसमें ए आंसर सही है, कमल और रोटी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी रिवोल्यूशन होता है, कोई भी क्रांति होती है तो उसका कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह तो अवश्य ही होता है। तो इसी प्रकार से जब 1857 में घटना होती है तो उसका भी कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह रहा होगा और उसको हम कमल और रोटी के रूप में देखते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं।
1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। वो जन्म स्थली पूछ रहा है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। वैसे तो महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि बनी हुई है वो आपको मालूम ही होना चाहिए कि समाधि तो ग्वालियर में बनी हुई है, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है कि समाधि कहां बनी है, तो ग्वालियर में बनी है। लेकिन वो जन्म स्थली की बात कर रहा है। जन्म स्थली कहने की उनकी वाराणसी है। कहां पर है? जन्म स्थली वाराणसी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो जन्म स्थान इनका वाराणसी है। इनको मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता था। मणिकर्णिका, तो मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन्हें मणिकर्णिका भी कहा जाता है। इन्हें और क्या कहा जाता है? तो कहने कि नाना साहब इनको छबीली भी कहते थे। नाना साहब इनको क्या कहते थे? छबीली भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो चेहरे का छब था वो बड़ा सुंदर था, तो इसलिए इनको छबीली भी कहा जाता था। इन्हें मणिकर्णिका भी कहा जाता है। और स्वाभाविक रूप से आपको मालूम होना है कि झांसी के राजा कहने के निश्चित रूप से एक तरह से कह सकते हैं कि गंगाधर राव के साथ इनका विवाह होता है और उसके पश्चात उनकी कुछ समय पश्चात डेथ हो जाती है। तो ये अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर अंततः संघर्ष करती हैं। तो इस तरीके से वाराणसी में कुल मिला के जन्म है। समाधि ग्वालियर में है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो अंतिम संघर्ष हुआ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वो ग्वालियर में हुआ है। और ग्वालियर में बड़ा भयानक संघर्ष चलता है, जब कहीं न कहीं निश्चित रूप से रानी लक्ष्मीबाई की जब डेथ हो जाती है और वो कहीं न कहीं शहादत को प्राप्त करती हैं, तो तब तक ह्यूरोज वहां पर पहुंच जाता है, जनरल ह्यूरोज। और जनरल ह्यूरोज यहां तक यह कहता है कि कहीं न कहीं इन क्रांतिकारियों, जितने भी भारत के क्रांतिकारी उस समय लड़ रहे थे, इन क्रांतिकारियों में यह सोई हुई महिला अकेले मर्द होने का दावा करती है। यानी इन क्रांतिकारियों में कोई मर्द होने का दावा करता है तो सिर्फ और सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई है। इनकी वीरता से कहीं ना कहीं ह्यूरोज भी बहुत अधिक प्रभावित था। तो वाराणसी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है कि कहीं कि निश्चित रूप से रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, तो स्वाभाविक रूप से हीरोज से सामना करना पड़ा था। मैंने कहा था ना कि निश्चित रूप से लॉर्ड डलहौजी ने जब हड़प नीति लेकर आए थे, तो हड़प नीति के द्वारा अंततः कहीं न कहीं झांसी का भी विलय कर लिया गया है। तो लॉर्ड डलहौजी ने कहीं न कहीं झांसी का भी विलय कर लिया था, और जब झांसी का भी विलय कर लिया था तो इसके पश्चात रानी लक्ष्मीबाई को कहीं न कहीं तलवार निकालनी पड़ी। भाई अपनी स्टेट में कैसे छोड़ दूंगी, और उसके लिए कहीं न कहीं संघर्ष करती हैं। तो अंतिम संघर्ष हीरोज से होता है, ये मैंने अभी आपसे चर्चा किया है। चलिए, $1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा है? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। फिर क्वेश्चन समझ लीजिए कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब? तो कहीं न कहीं लखनऊ की बात वो कर रहा है। तो लखनऊ में हम जानते हैं बेगम ऑफ अवध, जिसकी बात मैंने अभी कहा था। बेगम ऑफ अवध, जिनको कहीं न कहीं मैंने कहा बेगम हजरत महल में कहते हैं, इनको महक परी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको महक परी भी कहा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार कहता रहता हूं कि कहीं न कहीं 1857 के विद्रोह का एक ऐसा भी क्रांतिकारी हुआ जो बिना कुलना के बहुत ही निस्वार्थ भाव से लड़ रहा है, एकदम निस्वार्थ भाव से कहीं न कहीं 1857 की क्रांति में भाग लेता है, और उसका नाम है तात्या टोपे, जिसको रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। तो रामचंद्र जो पांडुरंग है, स्वाभाविक रूप से ये बहुत ही निस्वार्थ भाव से कहीं न कहीं इस क्रांति में भाग ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत ही निस्वार्थ भाव से इस क्रांति में भाग लेते हैं। तो स्वाभाविक रूप से कहीं, क्योंकि इन्होंने जो है किसी स्टेट के मालिक तो थे नहीं, किसी स्टेट से लेना देना तो इनका था नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूं कि तात्या टोपे जो है एक तरीके से कानपुर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? कानपुर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो 1857 का एक ऐसा सेनापति है जो किसी स्टेट से रिलेटेड नहीं है, उसके बाद भी कहीं न कहीं निश्चित रूप से वो कभी कानपुर के लिए संघर्ष करता है, तो कभी झांसी के लिए संघर्ष करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कहीं कि रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे एक अपने आप में इंपॉर्टेंट नाम है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
नाना साहब कानपुर से हैं और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 9th क्वेश्चन की बात कर लिया। अगर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर पर आ जाते हैं, तो 10वें को अगर देखते हैं तो 10वें में क्या घटना हो रही है ये भी आपसे पूछा जाएगा। 1857 के संघर्ष कब तक रहेगा? नहीं लगाया, 1 घंटे रहेगा। 1 घंटे, उसके बाद मैं आ सकता हूँ। हाँ, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से है। तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से ये अवध से है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्यों अवध से है? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 1856 में जब लॉर्ड डलहौजी ने कहीं न कहीं कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया है। 1856 में कहते हैं कि डलहौजी की सबसे बड़ी जो भूल थी वो कुशासन के आधार पर अवध का विलय था। ये कुशासन के आधार पर अवध का विलय था, ये कहीं न कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अवध का विलय है तो कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया जाता है। अब अवध के सबसे ज्यादा सैनिक इस समय कहां पर हैं? तो बैरकपुर में हैं, जहां मंगल पांडे कहीं न कहीं विद्रोह कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस समय अवध में बैरकपुर में देखा जाए तो इस बैरकपुर के जो 2/3 सैनिक थे ना, वो कहां से थे? वो अवध से थे। तो कहीं न कहीं इस बैरकपुर के सैनिकों को यह लगा कि यार कुल मिला के हम जो है अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी कर रहे हैं और अंग्रेजी हुकूमत की हर बात मान भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुल मिला के हमारे अवध और हमारे नवाब का कुल मिला के अपमान किया गया। तो इन अवध के सैनिक जो बैरकपुर में तैनात थे, इनमें भी एक बहुत बड़ा असंतोष चल रहा था। तो कहीं ना कहीं वो पूछ रहा है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां है। यदि बैरकपुर से ही हम शुरू कर देते हैं तो बैरकपुर में ही बड़े पैमाने पर कहीं कि अवध के सैनिक हैं। मंगल पांडे भी अवध से ही आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस तरीके से अवध के सबसे ज्यादा सैनिक इसलिए नाराज थे क्योंकि उनके स्टेट का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। और उसके बावजूद भी देखा जाए तो कहीं न कहीं जो संघर्ष हो रहा है उसमें अवध के सैनिक ही नहीं, अवध के सिविलियन भी बड़े पैमाने पर भाग ले रहे हैं। हम यूं कह सकते हैं कि 1857 में अवध में एक जन आंदोलन शुरू हुआ। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? अवध में एक जन आंदोलन शुरू हो रहा है। तो 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से है? अवध से है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कहां से है? अवध से है। तो बहुत अच्छी बात है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे। तो मैंने अभी कहा कि जो कई प्रश्न वैसे भी आ जाता है कि 1857 के विद्रोह का एक योग्य सेनापति कौन है। तो स्वाभाविक रूप से 1857 में एक योग्य सेनापति के रूप में हम तात्या टोपे को देखते हैं। 1857 के विद्रोह का एक योग्य कहीं न कहीं सेनापति है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। और कहीं न कहीं निश्चित रूप से मैंने अभी कहा कि एक तरह से देखा जाए तो ये कमांडर इन चीफ भी हैं। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई का भी सहयोग करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग करने के पश्चात ये बेचारे संघर्ष करते हुए कालपी पहुंचते, वहां से ग्वालियर पहुंचते हैं, वहां से शिवपुरी पहुंचते हैं। और शिवपुरी में कहीं न कहीं निश्चित रूप से जिनके यहां ठहरे हुए थे, जो जागीरदार जमींदार मानसिंह था, उसने धन के लालच में अंग्रेजों से मुखबरी कर दी और इस तरीके से मानसिंह को पकड़ा जाता है। और तात्या टोपे को पकड़ा जाता है मानसिंह की मुखबरी पर, और इस तरह से शिवपुरी में इनको फांसी दे दी जाती है। तो ये सब आप लोग जानते ही हैं, एमपी से रिलेटेड है। अजीमुल्ला, मैंने अभी कहा कि अजीमुल्ला बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और कहीं कि क्वेश्चन ये आता है, लोग कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। अजीमुल्ला कहीं कि नाना साहब की कुलना के क्या थे? तो नाना साहब के सलाहकार थे। नाना साहब के क्या थे? सलाहकार थे। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और थोड़ी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब नाना साहब की पेंशन जब बंद कर दी जाती है तो नाना साहब की पेंशन बंद करने के पश्चात अंततः नाना साहब ने इसी अजीमुल्ला को लंदन में भेजा था, इंग्लैंड भेजा था कि भाई जाइए कुल मिला के वहां के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से बात करिए कि मेरी पेंशन क्यों बंद कर दी गई है। तो कहीं प्रश्न आता है कि लॉर्ड डलहौजी ने जब नाना साहब की पेंशन बंद कर दी तो उस पेंशन को बढ़वाने के लिए
किसको कुल मिला के नाना ने भेजा था? तो अजीमुल्लाह को भेजा था। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? स्वाभाविक रूप से अभी मैं क्वेश्चन कह ही रहा था कि निश्चित रूप से तात्या टोपे। तात्या टोपे कहीं न कहीं नरवर में ठहरे हुए थे। कहीं न कहीं शिवपुरी के बगल में नरवर है। नरवर में कुल मिला के जमींदार जो था वहां का मानसिंह के यहाँ ठहरे हुए थे और अंततः कहीं न कहीं को धोखा देकर मार दिया जाता है। ये पूछा जा सकता है। इसके बाद आपको देखा जाए तो कुंवर सिंह बात करते हैं तो कुंवर सिंह कहीं न कहीं निश्चित रूप से बिहार के सिंह इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का सिंह भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। और स्वाभाविक रूप से कुंवर सिंह बिहार में कुल मिला के 1857 का नेतृत्व दे रहे हैं। खान बहादुर खान कहां दे रहे हैं? तो बरेली में कुल मिला के 1857 का कहीं नेतृत्व दे रहे हैं। तो इस तरीके से कुंवर सिंह जो है निश्चित रूप से कहते हैं कि 1857 के विद्रोह का एक ऐसा सेनानायक जिसने अंग्रेजों को कई युद्धों में शिकस्त दी है तो उसका नाम कुंवर सिंह है, जिन्होंने कई बार अंग्रेजों को पराजित किया है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। खान बहादुर खान कहीं कहीं बरेली में थे, यह भी आपसे पूछा जाएगा। और नाना साहब कानपुर में थे, यह भी आपसे पूछा जाएगा। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है डी आंसर सही है, यानी हम तात्या टोपे के ऊपर निशान मारेंगे। चलिए, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो कुंवर सिंह का नाम था? नहीं भाई, तात्या टोपे का नाम था। बिल्कुल कहीं न कहीं ध्यान रखिएगा, निश्चित रूप से कहीं न कहीं तात्या टोपे का नाम ही रामचंद्र पांडुरंग था। यानी इसमें बी आंसर सही है। कौन सा आंसर सही है? बी आंसर सही है। यहां पर कुंवर सिंह की अगर बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप कुंवर सिंह के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुंवर सिंह कहीं न कहीं बिहार में निश्चित रूप से जगदीशपुर की बात हम करते हैं। जगदीशपुर, तो जगदीशपुर में कहने के निश्चित रूप से बगावत शुरू कर देते हैं और जगदीशपुर से बगावत करते हुए कुल मिला के जगदीशपुर जो आरा वहां का जो है जिला था, उस आरा को फतेह करते हैं। आरा फतेह इसलिए करते हैं क्योंकि कुल मिला के अंग्रेजों का आरा के किले पर कब्जा था, तो वो आरा फतेह कर लेते हैं। और आरा को फतेह करने के पश्चात इस प्रकार से वो मिर्जापुर होते हुए, रीवा मिर्जापुर होते हुए वो कहीं न कहीं इस प्रकार से लखनऊ पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? लखनऊ पहुंच जाते हैं। आप देखिए कहीं न कहीं ये कुंवर सिंह की जो एज है मात्र कहीं न कहीं इतनी उम्र है, 80 वर्ष का व्यक्ति है। 80 साल की उम्र में उस व्यक्ति का जुनून आप देखिए कि वो कहीं न कहीं संघर्ष कर रहा है अंग्रेजों से। वो कहीं न कहीं जगदीशपुर से निकलते हैं तो आरा फतेह कर रहे हैं, लखनऊ निकलते हैं, वहां से उसके बाद कहीं न कहीं कानपुर भी पहुंच जाते हैं और कानपुर में कहीं न कहीं निश्चित रूप से नाना साहब और तात्या टोपे से मुलाकात भी करते हैं। नाना से तात्या टोपे से मुलाकात करके पुनः लखनऊ पहुंचते हैं और लखनऊ की बेगम ऑफ अवध यानी कहीं न कहीं बेगम हजरत महल से मुलाकात करते हैं। आप ये देखिए कि कुल मिला के हजारों किलोमीटर की यात्रा वो व्यक्ति कर रहा है। उसके बाद वो कहीं न कहीं लखनऊ से उनको आजमगढ़ मिल जाता है। आजमगढ़ में कहीं न कहीं निश्चित रूप से वो कुल मिला के पहुंचते हैं और यहीं पर कुल मिला के कहीं न कहीं जो जमींदार कुंवर सिंह थे उनको राजा कुंवर सिंह घोषित किया जाता है। तो उनको आजमगढ़ यहाँ पर मिल रहा है। आजमगढ़ से फिर वो क्या सोचते हैं कि क्यों नहीं मैं जगदीशपुर की तरफ निकलूं। तो जब जगदीशपुर की तरफ निकलते हैं तो वहीं पर कहीं न कहीं निश्चित रूप से अंग्रेजों से संघर्ष होता है। एक अंग्रेज कमांडर जो है डगलस की बात आती है और जब डगलस से संघर्ष उनका होता है तो उनके हाथों में गोली लग जाती है और जब हाथों में गोली लग जाती है तो स्वाभाविक रूप से आप देखिए उस वीर सेनानायक का कि हाथों में गोली लगने के पश्चात उन्होंने अपने हाथ को काटकर गंगा को समर्पित कर दिया। यानी वो गंगा को समर्पित कर देते हैं और उसके बाद वो जगदीशपुर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और फिर वहां संघर्ष होता है और अंततः वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से कुंवर सिंह के ऊपर भी पूछा जा सकता है। बहुत ही तात्या टोपे, मंगल पांडे की बात मैंने कहा अभी कि मंगल पांडे निश्चित रूप से 29 मार्च 1857, ये डेट आप लोग मत याद भूलिएगा। 29 मार्च 1857 34वीं नेटिव इन्फेंट्री
कहीं ना कहीं चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ। चर्बी वाले कारतूसों का खिलाफ मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश आर्मी के अंदर देखा जाए तो पहले जो है ब्राउन बेस राइफलें चला करती थी, लेकिन अब वो राइफलें चेंज हो रही हैं, अब एनफील्ड राइफलें आ रही हैं। और जब एनफील्ड राइफलें आ रही हैं तो उस एनफील्ड राइफलों में नई बुलेट लगाई जा रही है, नया कुलना के कारतूस लगाया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं एक सेफ्टी पिन लगा होता था। उस सेफ्टी पिन को मुंह से खींचना होता था, चूंकि कहीं न कहीं मुंह में लग ना जाए, इसीलिए उस सेफ्टी पिन को मुलायम रखने के लिए अंग्रेजों ने जानबूझकर उस पर गाय या सुअर की चर्बी का प्रयोग किया है, जिससे कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक तरह से देखा जाए तो हिंदू होगा तो उसका भी धर्म नष्ट होगा और मुस्लिम होगा तो उसका भी धर्म नष्ट होगा। तो इस तरीके से इस चर्बी वाले कारतूसों के विषय में जब मंगल पांडे को अपने ही सहयोगी एक ब्राह्मण सैनिक से पता पड़ता है, कैसे मालूम पड़ता है, जब वो बैरकपुर की छावनी में वो ब्राह्मण सैनिक स्नान कर रहा था तो वहीं पर बगल में मैं आपको कहना चाहता हूं कि दमदम के कारखाने में जहां पर ये चर्बी वाले कारतूस बन रहे हैं, उस दमदम के कारखाने में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक व्यक्ति है जिसका नाम मातादीन है, जो शूद्र वर्ण का है। ये दमदम की फैक्ट्री से चलता है और दमदम की फैक्ट्री से जब चलता है तो बैरकपुर जब पहुंचता है तो उसे प्यास लग जाती है। उस ब्राह्मण सैनिक से पानी की डिमांड करता है, लेकिन वो जानता था ब्राह्मण सैनिक कि ये शूद्र वर्ण का है, इसलिए पानी देने से इनकार कर देता है, जिसके कारण से अंततः कहीं न कहीं निश्चित रूप से मातादीन इस बात का बता देता है कि कहीं न कहीं आपको पानी पिलाने से धर्म नष्ट नहीं होगा, धर्म यदि नष्ट आपका होगा तो इन चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से होगा। इस घटना के कारण कहीं न कहीं इस प्रकार से बैरकपुर की छावनी में एक तरह से कोलाहल मच गया और उसके पश्चात मंगल पांडे ने उन चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ इस डेट को कहीं न कहीं निश्चित रूप से शस्त्र उठा दिया और इस प्रकार से अपने दो अंग्रेज अधिकारियों लेफ्टिनेंट ह्यूसन और कहीं न कहीं बाघ की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। 8 अप्रैल 1857 को, ध्यान रखिएगा, 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के द्वारा इनको फांसी दी जाती है। तो 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के द्वारा अंततः मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। तो ये सब बातें मेरी आपसे हो चुकी हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, और आगे बढ़ते हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? आरा में, पटना में, बेतिया में, वाराणसी में? मैंने अभी कहा कहने के निश्चित रूप से वो आरा में शामिल हो रहे हैं। कहां पर हो रहे हैं? वो आरा फतेह कर रहे हैं। ये आपको मैंने कहा कि वो आरा फतेह कर रहे हैं, वो आरा में शामिल होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वो आरा में शामिल हुए, ठीक है ना? ये बात मेरी आपसे हो चुकी है। चलिए, पूछ रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बताने की जरूरत नहीं है, कहीं कि निश्चित रूप से बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे हैं, ये बिल्कुल बात है। थोड़ा सा हम यहां पर आते हैं, फैजाबाद में बात करते हैं मौलवी अहमदुल्ला के विषय में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलवी अहमदुल्ला कहने की फैजाबाद में कहां पर क्रांति को नेतृत्व दे रहे हैं? तो फैजाबाद में दे रहे हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने क्रांति को नेतृत्व दिया है, पहली चीज। अब फैजाबाद में जब मौलवी अहमदुल्ला ने क्रांति को नेतृत्व दिया है तो यहां क्वेश्चन कुछ बन सकता है आप लोगों से, क्योंकि इस फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह को जिहाद घोषित किया है। कहीं यही प्रश्न आ जाए कि 1857 के विद्रोह को जिहाद किसने घोषित किया? तो 1857 के विद्रोह को जिहाद घोषित करने का काम फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला कर रहे हैं। यह भी आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि किसने कुल मिला के अंग्रेजों ने यानी 50,000 रुपए का इनाम, ध्यान रखिएगा, 50,000 रुपए का इनाम अंग्रेजों ने किस क्रांतिकारी के ऊपर घोषित किया था? तो 50,000 का इनाम अंग्रेजों ने कहीं न कहीं इस प्रकार से मौलवी अहमदुल्ला पर घोषित किया है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के दौरान ये मौलवी अहमदुल्ला कहीं न कहीं अंग्रेजों के लिए आवाज नहीं आ रही थी क्या? मैं पूछ सर फुल है, फुल तो मैं पूछ रहा था कि बैटरी है। 1857 के विद्रोह के दौरान मैंने अभी कहा कि कहीं न कहीं निश्चित रूप से सबसे ज्यादा कुलना के खतरनाक कोई साबित हो रहा था अंग्रेजों के लिए, तो वो मौलवी अहमदुल्ला हो रहे थे। ये मैं आपको कहना चाहता हूं।
और इस तरीके से मैंने कहा कि इन्होंने जिहाद घोषित कर दिया। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, यानी अंग्रेजों के खिलाफ ये धर्म युद्ध की बात करते हैं और इनके ऊपर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम तक घोषित कर दिया है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें हम लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो असम में ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं दोनों लोग हैं। इस प्रकार से कहीं कि निम्नलिखित में से असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन है? तो अगर ये 4 ऑप्शन में आता है तब तो कंदपेश्वर सिंह लगाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कंदपेश्वर सिंह राजा थे और इनके दीवान जो मनीराम दत्त थे, वो दोनों लोगों ने, अगर मान लीजिए उपयुक्त ए और बी अगर पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए इसने कह दिया उपयुक्त में से एक से अधिक, तो कंदपेश्वर सिंह और मनीराम दत्त दोनों होगा, क्योंकि कंदपेश्वर सिंह राजा हैं और मनीराम दत्त उनके दीवान हुआ करते थे। मनीराम दत्त को फांसी भी दे दी जाती है। तो 1857 के विद्रोह में असम में कुल मिला के इन दोनों ने भाग लिया है। लेकिन अगर ये 4 ऑप्शन में रहता है तो कंदपेश्वर सिंह पर आपको निशान मारना, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? देखिए अभी मेरी बात हुई है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मैंने अभी कहा कि निश्चित रूप से मैंने अभी कहा कि मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने अंग्रेजों को इतना परेशान कर दिया था कि अंग्रेजों ने कुल मिला के 50,000 रुपए का इनाम तक इन पर घोषित किया था। ये कहाँ के थे? फैजाबाद के थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। और इस प्रकार से लियाकत अली की बात अगर करते हैं तो ये लियाकत अली इलाहाबाद में है। कहां पर है? इलाहाबाद में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलाहाबाद में लियाकत अली क्रांति को नेतृत्व दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? इलाहाबाद में लियाकत अली इस क्रांति को नेतृत्व दे रहे हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मानकर चलिए पूछ लेगा कि बरेली में कौन दे रहा है, तो बरेली में खान बहादुर खान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं असम में कौन दे रहा है? तो कंदपेश्वर सिंह मनीराम दत्त दे रहे हैं। इलाहाबाद में कौन दे रहा है? लियाकत अली दे रहे हैं। फैजाबाद में कौन दे रहा है? मौलवी अहमदुल्ला दे रहे हैं। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे दे रहे हैं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई दे रही हैं। तो जहां जहां पर इस तरीके से कहीं की क्रांतिकारी हैं, बिहार में कुंवर सिंह दे रहे हैं, अमर सिंह दे रहे हैं, तो हरकिशन सिंह दे रहे हैं, तो इन लोगों का नाम कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जगह जगह जो जो चीजें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। चलिए, तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे कट्टर दुश्मन, तो इसमें ए आंसर सही होगा। इसमें कौन सा आंसर सही माना जाएगा? 18 का ए आंसर सही माना जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है कि मीर तकी मीर ने देखा था, जोक ने देखा था, गालिब ने देखा था, इकबाल ने देखा था। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 1857 का विद्रोह कहीं ना कहीं हो रहा था तो मैंने कहा था कि 12 मई को कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यानी दिल्ली पर कुल मिला के क्रांतिकारियों ने कब कब्जा कर लिया है? 12 मई को कर लिया है। चलिए साहब 12 मई को कब्जा कर लेते हैं, ये बात तो ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जितने भी अंग्रेज हिंदुस्तान के जगह जगह थे वो सब लोग कहीं ना कहीं यूनाइट होने लगे और सब लोग दिल्ली की तरफ चलने लग गए। तो जब सब लोग दिल्ली की तरफ चलने लगते हैं तो अब अंततः क्या होता है कि जब सब लोग दिल्ली की तरफ निकल पड़े तो कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों ने 20 सितंबर, ध्यान रख लेना क्वेश्चन सब आएगा, 20 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 20 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फिर समझ लीजिएगा। 12 मई को कहीं कि क्रांतिकारियों ने कब्जा किया और 20 सितंबर को अंग्रेजों ने कब्जा किया। यानी क्रांतिकारियों को दिल्ली से मार भगाया गया और 20 सितंबर को कहीं न कहीं अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। इस एक संघर्ष में कहीं न कहीं आपको बताना चाहता हूं, अंग्रेज कमांडर निकलसन मारा जाता है। अंग्रेज कमांडर कौन मारा गया? तो अंग्रेज कमांडर निकलसन मारा जाता है। चलिए साहब ये भी हो जाता है। बहादुर शाह जफर
जो इस क्रांति को नेतृत्व दे रहे थे। दुर्भाग्य था कि उन्होंने क्रांति को नेतृत्व दिया क्योंकि वो असमर्थ हैं, वो योग्य व्यक्ति नहीं था। कहीं न कहीं 84 की एज हो गई थी, तो वो योग्य व्यक्ति नहीं है। और साथ में कुल मिला के कहीं न कहीं निश्चित रूप से वो शेर शायरी गजल गायकी इसमें रहा करते थे। उनकी पत्नी जो जीनत थी उसके प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति उनकी रहा करती थी। तो कहीं न कहीं मैं ये कहना चाहता हूं कि जीनत महल उनकी पत्नी का नाम है। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि 1857 के अगर विद्रोह को हम देखते हैं तो एक देखा जाए तो कहीं न कहीं बहादुर शाह जफर योग्य व्यक्ति। अगर इस क्रांति का नेतृत्व योग्य हाथों में चला गया होता तो शायद क्रांति का परिणाम कुछ और हो गया होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि क्रांति योग्य लोगों के हाथों में नहीं गई। पहली चीज मैं यहां ये इसलिए बात कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं निश्चित रूप से इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बहादुर शाह जफर को जब लगा कि मैं लाल किले में अब गिरफ्तार हो जाऊंगा, यानी पकड़ा जाऊंगा, तो ये बहादुर शाह जफर अपनी जान बचाकर हुमायूं के मकबरे में भाग जाते हैं। कहां भाग जाते हैं? हुमायूं के मकबरे में। तो ये हुमायूं के मकबरे में जब अपनी जान बचाकर भाग गए, आपको बताना चाहता हूं, तो इस तरीके से हुमायूं के मकबरे में जब अपनी जान बचाकर ये भागे, तो इस प्रकार से कहीं कि जीनत ने, जो जीनत महल थी, उसके माध्यम से खबर अंग्रेजों तक पहुंच जाती है और बहादुर शाह जफर को अंततः हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के पश्चात कहीं कि उनके दो पुत्रों की हत्या भी की जाती है। हडसन के द्वारा मारा जाता है उनके दो पुत्रों को, मिर्जा मुगल और मिर्जा अबू बकर और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, 3 लोगों को, एक नाती भी था। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके से बहादुर शाह जफर, प्रश्न आता है कि बहादुर शाह जफर कहां गिरफ्तार हुए थे, तो बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार हुए थे और उनको गिरफ्तार करके अंततः कहां भेज दिया गया? रंगून भेज दिया जाता है। कहां भेज दिया जाता है? रंगून। और जब रंगून वहां भेज दिया जाता है तो वहां पर उनको, बहादुर शाह जफर को यह लगा था कि मैं बहुत जल्द ही चला आऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अंग्रेज उनको लाने के पक्ष में नहीं थे और इस तरीके से 1862 में बहादुर शाह जफर की रंगून में डेथ हो जाती है। जब उनको यह बात मालूम पड़ी कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, तो इस तरीके से वो वहीं पर कुलना के अपनी मजार बनवा लेते हैं और उसी पर लिखवाते हैं कि जफर इतना बदनसीब है, जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। इस तरह की बात लिखते हैं कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। तो यहां तक तो कहानी हम समझ चुके हैं। कहीं न कहीं प्रश्न पूछ रहा किस उर्दू कवि ने देखा था, तो स्वाभाविक रूप से मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब इस क्रांति को अपनी आंखों से बैठकर दिल्ली में देख रहे हैं और मिर्जा गालिब जब अपनी आंखों से इसको देख रहे हैं तो वो लिखते भी हैं कहीं न कहीं निश्चित रूप से वो जफर, ये क्या नाम है, सॉरी, गालिब लिख रहे हैं कि मेरे सामने रक्त का विशाल दरिया बह रहा है, मेरे सामने रक्त का विशाल दरिया बह रहा है। अब खुदा ही जानता है कि मुझे क्या क्या देखने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। यानी मेरे सामने रक्त का एक विशाल दरिया बह रहा है। अब खुदा ही जानता है, अल्लाह ही जानता है कि मुझे अभी क्या क्या देखने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। ये अपना दर्द जो है गालिब ने बयां किया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कहीं न कहीं इकबाल के बारे में आप जानते ही हो कि इकबाल कौन थे। इकबाल कहीं न कहीं निश्चित रूप से जिन्होंने अपने बंग ए दर्रा में लिखा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो तराना इनका है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये आपको मालूम होना चाहिए। कहीं कि बंगे दर्रा में लिखते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का जन्मदाता भी इनको माना जाता है। लेकिन इकबाल साहब जब ये लिखते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वही इकबाल साहब 1930 के इलाहाबाद सेशन में जाकर कुल के, जो मुस्लिम लीग का इलाहाबाद सेशन होता है, तो 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में स्वयं कुल के कहीं की पाकिस्तान की झलक भी दिखला रहे हैं। क्योंकि प्रश्न कभी आ जाता है कि पाकिस्तान की सबसे पहले झलक किसने दिखाई है, तो पाकिस्तान की सबसे पहले झलक दिखलाने का काम कहीं न कहीं निश्चित रूप से इकबाल साहब कर रहे हैं। सबसे पहले इकबाल साहब ने पाकिस्तान की झलक दिखलाई है, मैं यह कहना चाहता हूं। और इस तरीके से मैंने अभी कहा कि पाकिस्तान की इन्होंने झलक दिखलाई है 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में, जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन था। उसमें स्वयं इन्होंने कहा था कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत ही मुझे मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होती है। तो इस तरह की चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इकबाल के ऊपर भी प्रश्न बन सकता है। लेकिन 1857 के कुल किस उर्दू कवि ने देखा है, तो मिर्जा गालिब ने देखा है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए,
ये पूछ रहा है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान क्या था। तो स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं कि कहीं कि वो आगरा में, उनका जन्म जो हो रहा है वो आगरा में हो रहा है। मूल निवास स्थान कहां पर है? आगरा में। तो सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान आगरा है, यानी उनका जन्म जो हो रहा है वो आगरा में हो रहा है। ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाते हैं। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबद्ध नहीं था? कौन संबंधित नहीं है? कौन 1857 के विद्रोह से रिलेटेड नहीं है? तो बेगम हजरत महल नहीं साहब, ये तो थी, मैंने अभी आपको बताया था कि अवध में अपने पुत्र बिरजिस कादिर को लेकर संघर्ष कर रही हैं। कुंवर सिंह बिहार के सिंह थे, बिल्कुल कहीं न कहीं संघर्ष कर रहे हैं। मौलवी अहमदुल्ला, मैंने अभी कहा कि फैजाबाद से कहीं न कहीं क्रांति को नेतृत्व दे रहे हैं, फैजाबाद से क्रांति को नेतृत्व दे रहे हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। इन्होंने जिहाद का नारा भी दिया है, ये भी पूछा जा सकता है। कहीं न कहीं ऊधम सिंह की बात करते हैं तो ये ऊधम सिंह वहां पर नहीं है। ऊधम सिंह तो कुल मिला के जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये तो जलियांवाले बाग हत्याकांड से रिलेटेड है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जलियांवाले बाग हत्याकांड से रिलेटेड है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाले बाग हत्याकांड में माइकल ओ डायर के आदेश पर जब फायरिंग शुरू हो रही है, माइकल ओ डायर ने एक तरह से आर डायर को आदेश दिया और आर डायर ने फायरिंग करा। तो जब ओ डायर के कहीं न कहीं आदेश पर फायरिंग होती है तो उसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। ऊधम सिंह ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। ऊधम सिंह के मन में एक कहीं न कहीं आग जल रही थी, और ऊधम सिंह के मन में जब आग जल रही थी, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरीके से ऊधम सिंह के मन में जब एक आग जल रही है तो ऊधम सिंह के मन में एक बदले की आग थी। और अंततः ऊधम सिंह मार्च 1940 में, कब? मार्च 1940 में वो लंदन पहुंच जाते हैं। और जब लंदन पहुंच जाते हैं तो मार्च 1940 में लंदन में अंततः पहुंचकर उन्होंने कहीं न कहीं माइकल ओ डायर को एक फंक्शन के दौरान उसकी हत्या की थी। तो ऊधम सिंह का संबंध जलियांवाले बाग हत्याकांड के हत्यारे माइकल ओ डायर से है, इनका 1857 से लेना देना नहीं है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही पूछा गया है, इसकी बात हम कर सकते हैं। चलिए भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए मैं एक बात आपको बताऊं कि किसी भी क्रांति की सफलता और असफलता वहां के इंटेलेक्चुअल या शिक्षित वर्ग पर बहुत कुछ निर्भर करती है। आप उठाकर इतिहास जब पढ़ेंगे ना तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अगर देखें तो 1857 के रिवॉल्यूशन के संदर्भ में अगर पढ़ते हैं या उससे अलग पढ़ते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जाते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के अंदर जब देखते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति में हम पाते हैं कि वहां पर कहीं कि मॉन्टेस्क्यू जैसे लोग हैं, वहां पर वॉल्टेयर जैसे लोग हैं, वहां पर दिदरो जैसे लोग हैं, वहां पर क्वेसने जैसे लोग हैं, वहां पर रूसो जैसे लोग हैं, जो अलख जगा रहे हैं, अपनी कलम से वहां के लोगों को, फ्रांस के लोगों को जगा रहे हैं। नेपोलियन ने जब क्रांति सफल हो जाती है तो नेपोलियन स्वयं कहता है कि रूसो अगर नहीं होता तो क्रांति भी शायद सफल नहीं हो पाती, यानी रूसो नहीं होता तो क्रांति भी नहीं होती, ऐसा वो कहता है। मेरा सिर्फ यह कहने का मतलब है कि 1857 के रिवॉल्यूशन को अगर हम देखते हैं तो कहीं न कहीं क्रांति को देखा जाए तो शिक्षित वर्ग जो हमारा है वो क्रांति से अलग पड़ा हुआ है। फ्रांस में देखते हैं तो शिक्षित वर्ग क्रांति के साथ खड़ा है, क्रांति सफल हो गई। 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन में जाते हैं तो वहां पर भी देखते हैं तो क्रांति सफल हो गई, क्योंकि वहां शिक्षित वर्ग कहीं न कहीं खड़ा है मजदूरों के साथ में, लेनिन के रूप में, स्टालिन के रूप में। लेकिन भारत में कुछ परिस्थितियां अलग बनी हुई हैं, और भारत में कहीं न कहीं निश्चित रूप से 1857 के विषय में देखते हैं तो ये जो व्यक्ति शिक्षित वर्ग है वो कुल मिलाकर एक तरह से न्यूट्रल है, वो तटस्थ है।
आप कहेंगे सर इसने भाग क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसको ये डर है, इसको 1857 के विद्रोह में भाग लेने से डर है। क्या डर है? वो ये चाहता है कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अगर ये क्रांति कहीं सफल हो जाती है तो दोबारा राजा महाराजाओं नवाबों की सत्ता स्थापित हो जाएगी, जो अत्याचार अन्याय भोग विलास के आधार पर आधारित थी। बात सही भी थी। ये शिक्षित वर्ग नहीं चाहता था कि कुल मिला के अंग्रेज भारत से जाए। ये शिक्षित वर्ग यह चाहता था कि अंग्रेज बहुत लंबे समय तक, कुछ समय तक यहां रह जाएंगे तो ये जितने भी कुल मिला के कहीं निश्चित रूप से राजा महाराजा नवाब खत्म हो जाएंगे और फिर भारत में एक नए तरीके से कुल मिला के भारत का निर्माण किया जाएगा। इसकी भी सोच अपनी जगह सही थी, क्योंकि अगर मान के चलिए क्रांतिकारियों का साथ हमने दे दिया, उनको डायरेक्शन दे दिया तो क्रांति सफल, और क्रांति सफल तो राजा महाराजा नवाबों के यहां फिर कुल मिला के कहीं ना कहीं वही है कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मुजरा गायन शैली शुरू हो जाएगा। आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि 1857 के विद्रोह, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारतीयों को, यह शिक्षित वर्ग को ये लग रहा था कि अंग्रेज ज्यादा समय तक तो नहीं रहेंगे, इनको जाना पड़ेगा, एक ना एक दिन तो जाएंगे, और एक ना एक दिन जाएंगे तो भारत की सत्ता पुनः जो हमारे पास आएगी और नए तरीके से एक नए भारत का निर्माण किया जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि 1857 के विद्रोह में देखा जाए तो ये शिक्षित वर्ग जो है, दूसरी बात क्रांतिकारियों के पास अपना कोई विजन भी नहीं है। भाई ठीक है, हमने क्रांति में भाग लिया, लेकिन क्रांति में भाग लेने के पश्चात भारत का कुल मिला के चेहरा कैसा होगा? अंग्रेज चले जाएंगे, ठीक है चले जाएंगे, लेकिन फिर भारत में कैसी व्यवस्था स्थापित होगी? ये विजन कुल मिला के क्रांतिकारियों के पास नहीं। अगर शायद ये विजन होता तो ये व्यक्ति कुल मिला के एक जो ग्रुप है वो अट्रैक्ट होता, तो वो भी नहीं देखने को मिल रहा था। तो इसीलिए इसने तटस्थता बनाए रखी है। कैसी बनाए रखी है? ये तटस्थ है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतीहर मजदूरों की बात कर रहा है, साहूकार की बात कर रहा है, कृषक की बात कर रहा है, जमींदार की बात कर रहा है। तो इस बात को भाग नहीं लिया है, तो देखिए साहूकार तो भाग कभी नहीं लेगा। इस बात को थोड़ा मान के चलिएगा कि साहूकार क्यों भाग लेगा, उसको तो फायदा है। जमींदार भी कुल मिला के कहीं कहीं खड़ा है, कुछ सीमित जमींदारों ने भाग लिया, लेकिन ज्यादातर जमींदार अंग्रेजों के साथ खड़े थे। यानी इसमें जो 2 और 4 है, ये 2 और 4 वाला जो वर्ग है कहीं न कहीं ये कुल मिला के क्रांति के साथ खड़ा नहीं है। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया है? तो साहूकार और जमींदार इस तरीके से भाग नहीं ले रहा है। साहूकार और जमींदार भाग नहीं ले रहा है, ये आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कहीं कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा और हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चर्चा को बढ़ाया जाए। और मैंने अभी कहा कि इस तरह से क्वेश्चनों को थोड़ा सा और देखते हैं क्या है। सूची 1 और 2 को फिर बताइए। तो साहब ठीक है, चलिए साहब सूची बता देते हैं क्या क्या सूची है। वो कह रहा है कि बख्त खां कहां से कहीं न कहीं निश्चित रूप से विद्रोह को नेतृत्व दे रहे हैं। तो बख्त खां स्वाभाविक रूप से मैंने कहा था कि इस प्रकार से जब क्रांति सफल हो जाती है, यानी कि दिल्ली में लोग कब्जा कर लेते हैं, तो बख्त खां एक तरह से कहीं की जो काउंसिल बनती है क्रांति को चलाने के लिए, क्रांति को नेतृत्व देने के लिए, उसका नेतृत्व करता बख्त खां को बनाया गया है। तो दिल्ली में है बख्त खां साहब। चलिए, नाना साहब कहां पर हैं? तो बताने की जरूरत नहीं है, कानपुर में है। कुंवर सिंह कहां पर हैं? तो आरा में है। और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला है, जो अवध का ही हिस्सा हुआ करता था। तो इस तरीके से कंफ्यूज मत हो जाना। अगर मान लीजिए अवध आ जाए और उसमें फैजाबाद नहीं हो, मौलवी अहमदुल्ला हो, तो आपको यहीं पर निशान मारना है। बख्त खां अगर मान के चलिए बरेली नहीं हो तो आपको दिल्ली पर निशान मारना है। कुंवर सिंह आरा में है और नाना साहब कानपुर में है। तो इस तरीके की चीजें भी अगर आती हैं तो आप लोग थोड़ा सा इस विषय को लेकर आगे बढ़िएगा। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। सूची 1 और 2 को फिर मिलाइए। तो झांसी में देखिए, फिर वो कह रहा है कि झांसी में कौन है? तो स्वाभाविक रूप से झांसी में रानी लक्ष्मीबाई है, बताने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से कानपुर में कौन है? अब देखिए नाम उसने बदल दिया है। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला साहब हैं। तो मौलवी अहमदुल्ला साहब कहाँ गए? ये गए मौलवी अहमद शाह। तो फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह हैं। लखनऊ में कौन है? तो बेगम हजरत महल है। और कानपुर में अजीमुल्ला है। मैंने अभी कहा कि कानपुर में देखिए अहमदुल्ला और अजीमुल्ला नाम दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं।
फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला हैं, ये वही अहमदुल्ला हैं जिन पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है, जिनको जिहाद कहा गया है, जिन्होंने जिहाद का नारा दिया, सॉरी। और कहीं ना कहीं इस प्रकार से अजीमुल्ला जो थे ये कहीं ना कहीं सलाहकार थे। किसके सलाहकार थे? तो मैंने अभी कहा कि इस प्रकार से नाना साहब के सलाहकार थे। तो नाना साहब के सलाहकार हैं अजीमुल्ला साहब। तो इस तरह की चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गलत मत करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप गलत करेंगे तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इस तरीके की चीजें हम लोगों को बिल्कुल गलत नहीं करना है, मैं आपको यह कहना चाहता हूं। और स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हम यही कहेंगे कि ये सेशन कहीं ना कहीं अपने आप में बेहतर रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और 1857 के विद्रोह पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीच बीच में आए थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को शेयर किया जाए। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मैंने उन क्वेश्चनों को आपके साथ शेयर किया है। और इस तरीके से हम लोग इस सेशन को अब यहीं पर रोकते हैं और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आगे हम लोग फिर कहीं ना कहीं नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।